तो मैं एक बार दिल्ली से मुंबई जा रहा था, तो 35 साल का टॉय पहना हुआ एक लड़का एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में बैठे थे, मेरे पास आए और एकदम उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने उनको कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले आपके कारण मेरा लाइफ बदल गया। एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए जरा गडकरी जी के लिए प्लीज, आप सबकी तरफ से। गडकरी साहब के ऊपर एक मूवी भी बन रही है, परसों रिलीज हो रही है। गडकरी है पिक्चर का नाम, और द हाईवे मैन के तौर पे आपको जाना जाता है गडकरी साहब। और मैं रोड बनाता हूँ तो 50 लाख रुपए एकड़ से जमीन एक्वायर करता हूँ, और मैं रोड बनाने के बाद ये 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए भाव लगाकर तुरंत अपने फ्लैट बना लेते हैं, जो रोड बनाने का फायदा ये ले लेते हैं। आपने कहा 2 घंटे में हम यहाँ से देहरादून पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में हम चर्च गेट से अंधेरी उसको कैसे कम किया जाए? वो जो शहरों में जो दिक्कत है, अगर 30,000 रुपए का पेट्रोल और 3,000 रुपए की बिजली और पोल्यूशन 0, तो विन विन सिचुएशन में सबका फायदा होगा। तो धीरे धीरे पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल को छोड़िए, बायो फ्यूल को अपनाइए, प्रदूषण को हटाइए और आपकी जान बचाइए। यही मेरे तो गडकरी साहब, एयरलाइन कंपनीज के सीईओज आपसे काफी नाराज रहते होंगे अगर आप इतना इतने डिस्टेंसेस इतना कम कर देंगे, तो फिर छोटे डिस्टेंस की फ्लाइट्स तो कोई लेगा ही नहीं। फिर हमारे यहाँ रोड के इसके बारे में 16 क्लियरेंसेस हमने डिजिटल कर दिया, आरटीओ के ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं, परमिट भी घर में बैठ के मिलते हैं। अब दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि ऐसा एक रिपोर्ट आया है कि दिल्ली वाले लोगों का जीवन 10 साल से कम हो रहा है। एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए जरा गडकरी जी के लिए प्लीज, आप सबकी तरफ से। गडकरी साहब के ऊपर एक मूवी भी बन रही है, परसों रिलीज हो रही है। गडकरी है पिक्चर का नाम, और द हाईवे मैन के तौर पे आपको जाना जाता है गडकरी साहब। और खैर, आप दिल्ली वालों को तो गडकरी साहब के बारे में पिछले 10-15 साल में पता होगा। जो मुंबई में महाराष्ट्र में रहे हैं, उन्होंने तो फर्स्ट हैंड इसको देखा था जब मुंबई में फ्लाईओवर क्या होते हैं ये गडकरी साहब की लीडरशिप में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना, और पहली बार हमें लगा कि हम भी वर्ल्ड क्लास हाईवेज बना सकते हैं। तो गडकरी साहब, बड़ा सवाल ये कि अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है आपकी लीडरशिप में, भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला 2, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या प्रोग्रेस है इस समय और क्या आपका विजन है? देखिए, किसी भी देश के इतिहास में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो इंडस्ट्री से होती है, ट्रेड बिजनेस से होती है, एग्रीकल्चर से होती है। और एग्रीकल्चर, ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री अगर हम लोग शुरू करना चाहते हैं, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, तो इसके लिए हमको वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 4 इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क चाहिए और रोड चाहिए। अब आपके ये रियल एस्टेट में जितने लोग भाई यहाँ आए हैं, मैं नए रोड बनाता हूँ तो 50 लाख रुपए एकड़ से जमीन एक्वायर करता हूँ, और मैं रोड बनाने के बाद ये 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए भाव लगाकर तुरंत अपने फ्लैट बना लेते हैं, जो रोड बनाने का फायदा ये ले लेते हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्राइस, वो जो ये है, हम भी कैच करें रियल एस्टेट की वैल्यू को। पर हमारे यहाँ सरकार में हमारे को कहा कि भाई ये मैंडेट नहीं आपको, क्योंकि आपको घर बनाना आपका काम नहीं है। तो ये हो रही है। तो पहली बात तो ऐसी है कि रोड बनने के बाद, अच्छे रोड बनेंगे तो टाउनशिप बनेगी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, और वो बनेंगे तो रोजगार निर्माण होगा, रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए द नीड ऑफ आवर कंट्री इज कि हम रोजगार निर्माण करने वाली आर्थिक व्यवस्था को निर्माण करें, और जितने बड़े प्रमाण पर हम ये रोजगार निर्माण करेंगे, उतने इसमें हम लोग वर्ल्ड में स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे। अभी हम 5वें नंबर पर है, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ये जो गरीब लोग हैं उनको अगर 10 लाख के अंदर घर मिलेंगे तो वो काफी इनका टर्नओवर बढ़ेगा। हाँ, बड़े इसमें एक ही इसमें जो फायदा होगा, इसके लिए 4 स्कीम में फायदा होगा, पर इसमें रिस्क नहीं है। पर एक आधे बार अगर बड़ी बिल्डिंग बनाई और किसी ने नहीं खरीदी किया तो बैंक का इंटरेस्ट मीटर किसी के लिए रुकता नहीं, उससे अनेक बिल्डर फिर अड़चन में आते हैं। बिल्कुल।
खैर आजकल तो 10-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सर, तो लेकिन फिर भी होप यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी ध्यान दिया नहीं, जाए। 10 करोड़ के बन रहे हैं, वो बेचारे हंस भी रहे हैं क्योंकि गिरायक है। अभी मैंने एक दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसका इनॉग्रेशन होगा अभी। तो मैं एक बार दिल्ली से मुंबई जा रहा था, तो एक 35 साल का टॉय पहना हुआ एक लड़का एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में बैठे थे, मेरे पास आए और एकदम उनने मेरे पैर छुए। तो मैंने उनको कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले आपके कारण मेरा लाइफ बदल गया। बोला क्या हुआ? बोले मेरी कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी और ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनने से अब मैं कम से कम 5,000 करोड़ का प्रॉफिट मैंने कमाया। और अब मेरा बहुत अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे मैं जब देखने के लिए गया तो उसके दोनों बाजू में 3-4 लाख फ्लैट्स बने हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अटक गया था गडकरी साहब, और आपने फिर एक दोबारा उसका एक एक्चुअली वो प्रोजेक्ट हमारा रखा। नहीं था, वो प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार और दिल्ली की सरकार में था। हाँ। तो मैं गुड़गांव में एक कार्यक्रम में गया था, तो मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा कि 25-30 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है छोटा सा, जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में है, तो आप थोड़ा इसको एनएच डिक्लेयर कर दो और ये करा दो। तो मैंने सोचा मन में 30 किलोमीटर में होगा एक 300-400 करोड़ का। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। मैंने डिक्लेयर कर दिया और जब मैं ऑफिस में आकर फिर इंक्वायरी करने लगा तो प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ का हुआ। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट है, ये अच्छा हुआ सीएजी ने ऑब्जेक्शन लिया तो लोगों को पता चला। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो 29 किलोमीटर एक्चुअल है, पर बेसिकली सिंगल लेन में वो कैलकुलेट किया जाए तो वो 58 किलोमीटर 4 लेन होगा। तो वो एक्चुअल है 583 किलोमीटर सिंगल लेन। उसमें टनल से काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। जहां से आप ये जो UR2 से जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, तो शिव मूर्ति की तरफ हमने रोड के अंदर में 8 लेन की टनल बनाई है। ऊपर में 8 लेन, नीचे में 8 लेन, बाजू में 4-4 सर्विस लेन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर। और अभी एक डायरेक्ट वहां से बसंत विहार भी टनल बन रही है और डायरेक्ट T3 पे जाएंगे आप। तो जो पेरीफेरल रोड से एयरपोर्ट जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगता था, अब वो 20 मिनट में होगा। तो नेचुरली वो प्रोजेक्ट बनने से वो पूरा एरिया डेवलप हो गया। बिल्कुल। गडकरी साहब, इवन जो नागपुर वाला जो हाईवे बना है, जो बन रहा है, वो भी काफी मतलब शानदार बन रहा है और एकदम अब ऐसे हाईवेज बन रहे हैं इंडिया में जो यूएस के कंपैरिजन में देखे जा सकते हैं। वो ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। ग्रीन हाईवे का मतलब ऐसा दिल्ली से कटरा, ये एग्जिस्टिंग रोड ही नहीं है। हम लोग पूरा 8 लेन नया रोड बना रहे हैं, जिसमें दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो ये जैसे दिल्ली से मेरठ, ये एग्जिस्टिंग हाईवे को हमने एक्सटेंड किया है। पर दिल्ली से मेरठ भी पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में लोग जा रहे हैं। मैं मेरठ गया था तो लोग मिले कि आजकल हम कैनॉट प्लेस पे आइसक्रीम खाने के लिए यहां से जाते हैं। तो गडकरी साहब, एयरलाइन कंपनीज के सीईओज आपसे काफी नाराज रहते होंगे अगर आप इतना इतने डिस्टेंसेस इतना कम कर देंगे, तो फिर छोटे डिस्टेंस की फ्लाइट्स तो कोई लेगा ही नहीं फिर। देखो, आपको याद होगा मैं जब 95-2000 में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट्स थी। जब हाईवे बन गया तब से कैंसिल हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगले जनवरी से दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से देहरादून सारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाएगी। पर वो बाकी देहरादून से चेन्नई, देहरादून से बेंगलोर चलेगी। देखिए, अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आप घर से निकले तो 1.25 घंटा लगता है। फिर 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाना, यानी 2 घंटे हो गए। बिल्कुल। फिर वहां से उड़ के जाएंगे, आधा 1.25 घंटा लगेगा। फिर वहां से घर जाने के लिए 1 घंटा, यानी 4 घंटे लगेंगे। उसके बजाय आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो 2 घंटे का सेविंग, ऊपर से अब इलेक्ट्रिक कार है, सीएनजी की कार है, एलएनजी की कार है, हाइड्रोजन की कार है। अभी मैं हाइड्रोजन के कार में आया आपके घर। हाँ, देखा मैंने। हाँ। तो नेचुरली और पैसा बच जाएगा। तो लोग क्यों जाएंगे हवाई जहाज से? नहीं तो गडकरी साहब, एक चीज है वैसे, और आप खुद महाराष्ट्र से हैं, आपने कहा 2 घंटे में हम यहाँ से देहरादून पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में हम चर्च गेट से अंधेरी, उसको कैसे कम किया जाए? वो जो शहरों में जो दिक्कत है, काबरा साहब है यहाँ पे, हमको मतलब जितने टाइम हम दिल्ली से, बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, कई बार उससे ज्यादा टाइम लगता है एयरपोर्ट से अपने घर जाने में। वो एक शहर में तो मुंबई की समस्या ऐसी है कि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या, 3 बाजू में समुद्र है और मुंबई में आने वाला गेट खुला है, जाने वाला नहीं है। आखिर मुंबई की भी कोई मर्यादा है। दूसरी बात,
ये वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट मैंने बनाया, तब मैंने इसको विरार तक तैयार किया था प्रोजेक्ट। और ये जो अभी बन रहा है, ये जो उरन की तरफ जाने वाला एलिवेटेड रोड समुद्र से, तो ये भी मेरे समय का ही हमने प्लान किया था, परमिशंस ली थी, ट्रांस हार्बर ली। जी हाँ। तो अभी क्या है कि ये जो वर्ली बांद्रा है, इसको अगर डायरेक्ट विरार तक जोड़ने का काम अभी शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा तो आपको अंधेरी में जाने में हर जगह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, दिल्ली से मुंबई जो है हमारा JNPT तक है, और मेरा सपना है कि दिल्ली से नरीमन पॉइंट करना है। तो मैं ये विरार वालों को वहां से एक बीच में मैंने एक 50,000 करोड़ का ब्रिज का ये प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार को दिया था कि हम ही बनाएंगे, आप पैसे मत दीजिए, केवल अनुमति दीजिए। तो वो अभी विरार तक आ रहे हैं, उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे तो डायरेक्ट दिल्ली से नरीमन पॉइंट जाएंगे। तो ये जो समुद्र में बन जाएगा तो इससे काफी रिलीफ हो जाएगा। मुंबई में एक गलती हुई, हाँ। मेरे समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अभी मैं नागपुर में पहली बार हमने किया कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। अभी मैं पूना में 50,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहा हूँ 4 जगह पर, और चेन्नई में 12,000 करोड़ का बना, उसमें नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन ब्रिज, उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। तो अब मुंबई में ये अगर करते हैं तो जैसे ये मेट्रो की कॉस्ट और ब्रिज की कॉस्ट करेंगे तो ये दोनों मिला के 200 करोड़ होती होंगी, तो ये डबल करने से 125 करोड़ में होती है, और एक ही पिलर पर होता है। वो जो डिजाइन तैयार किया है, जगह में हो रहा है उस पे काम, कुछ जगह पे हो रहा है उसमें काम, जिसमें नीचे फ्लाईओवर बन रहा है, ऊपर मेट्रो बन रही है। दिल्ली में ये जो हमने अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे इसमें किया है, हाँ। 4 है लेयर्स। हाँ। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल गई, और अभी एक सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे लगता है इनको भी मैं कहूं कि इसका उपयोग करें। हमारे बीच में डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर अभी तक 30 मीटर ही था, पर मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी तय हुई, अच्छी रिसर्च हुई, सिंगापुर ने एक्सेप्ट की, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर अब 120 मीटर हो गया। तो अभी क्या उन्होंने क्या किया कि ये 2 पिलर के बीच में जो बीम डालते हैं, इसका कास्टिंग उन्होंने स्टील फाइबर में किया, और उसके कारण अभी हम काफी बना रहे, काफी जगह पर इसका उपयोग करें। मैं आपको इसका इंटरेस्टिंग, एक माजोली आइलैंड करके आसाम में है, सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूशन, समुद्र के अंदर ब्रह्मपुत्रा के अंदर है। तो मैं उनके चुनाव प्रचार के लिए गया था, तो वो हेलीकॉप्टर, वो मुख्यमंत्री थे उस समय, बोले आप ब्रिज डिक्लेयर करो। अभी ब्रह्मपुत्रा है ना, समुद्र ही है, वो रिवर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बोला कैसे होगा, मैं उनको बहुत मना करता रहा। तो उन्होंने कहा देखो आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, अगर आप चाहते कि मैं अगली बार चुन के नहीं आऊं तो मैं क्या बताऊं, ऐसा करके उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया। तो जाते जाते मेरे मन में आया कि जाने दो, कहीं मैं इसको नहीं किया तो ये हारेगा, तो मैं जाके डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे लगा 700-800 करोड़ का, 1000 करोड़ का होगा। आने के बाद मुझे पता चला कि ये 6000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैं बोला अब कैसे करना, तो मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी लाओ, और उसका टेंडर निकाला, और ये टेक्नोलॉजी लाने के बाद उसका टेंडर आया 680 करोड़, यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने बनाया, और अभी उसमें बचे। तो आप जो बिल्डिंग बनाते हैं, अभी जैसे हॉल है, इधर ये डिस्टेंस है, ये अगर 120 मीटर तक ऊपर में प्रीकास्ट अगर आपने स्टील फाइबर यूज किया तो आपके बीच वाले पिलर बच जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी। दूसरी बात, स्टील और सीमेंट बहुत कम ही कंपनी 8-10 लोग ही खेलते हैं, वो बार बार रेट बढ़ाते हैं। ये मैं बार-बार आपसे, मेरा अगला सवाल था, ये आपकी हमेशा कंप्लेंट रही है, कार्टेलाइजेशन, ऐसा मेरा तो मत है। हाँ। तो इनको जमीन पे लाने में अच्छा उपाय है कि ग्लास फाइबर स्टील आया अभी। हाँ। अभी मैंने NHI में भी अलाउ कर, 40% स्टील सीमेंट तो हम ही लेते हैं। हाँ। तो मैं अभी कह रहा हूं कि बस आप ग्लास फाइबर स्टील लगाओ। वो क्या है कि स्टील से 30% कॉस्ट कम होती है। तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना, इससे सबको विन विन सिचुएशन है। तो बाय जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके अगर हम ये करेंगे तो इसका फायदा। एक और आपका जो पेट प्रोजेक्ट है, अब जब भी हम फास्टैग, वैसे आपने जो एक अब पूरी इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह सिर्फ एक फास्टैग से काम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो बैरियर आता है, थोड़ा रुकता है, गाड़ियां रुकती हैं, फिर भी उतना स्मूथ नहीं है। एक जो अपने ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, उस पर शायद एक सैटेलाइट वाली टेक्नोलॉजी आप टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी जो पहली बात तो फास्ट ट्रैक करने के बाद हमारा 7000 करोड़ इनकम बढ़ा, और अभी हम 42,000 करोड़ साल के हमको मिलता है, और 3-1 साल के अंदर हमको 1,40,000 करोड़ साल का इनकम मिलेगा। तो पहले इतनी लीकेज थी, इसका मतलब? नहीं,
हम नए नए रोड बना रहे हैं, लीकेज है पर बहुत निकली जो 3-4 हजार करोड़ होगा। पर अभी हमने क्या किया कि सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम की, तो टोल नाके ही नहीं रहेंगे, आपके नंबर प्लेट पर फोटो निकल जाएगा, और फास्ट ट्रैक का भी समोर है वो भी निकल जाएगा, और आपका कहां से शुरुआत करेंगे वहां से, और जहां से निकलेंगे वहां से पर किलोमीटर आपने जितना पर ट्रैवल किया किलोमीटर उतना- आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से माइनस होकर हमारे अकाउंट में ये जमा कब तक हो जाएगा सर? 3 महीने के अंदर करने की। 3 महीने के अंदर ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा ये, क्योंकि और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके देखो, से डिजिटल सिस्टम जितनी डेवलप हुई उतनी ट्रांसपेरेंसी आई और करप्शन खत्म हो गया। अच्छा गडकरी साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों की, एक देश में हमारे यहाँ पर रोड सेफ्टी को लेकर थोड़ी सी ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट है कि इतनी ज्यादा एक्सीडेंट रेट आज की डेट में भी इस देश में है। देखो, ये बात जरूरी है, इन्हें मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें हमको सफलता नहीं मिली। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, और 3% जीडीपी का नुकसान होता है। अभी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर सच्चाई है कि और इसमें 20% बढ़ोतरी हुई है, और ये मरने वाले लोगों की संख्या में 18 से 34 एज ग्रुप में है, 65% है। और इसके जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने स्टार रेटिंग लाया अभी, और 4 कंपनियों ने एयरबैग्स भी अब लाई है, तो अब स्टार रेटिंग देखकर आप गाड़ियां खरीदी करिए। तो नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जितना सुधार करना उतना हुआ। फिर हमने रोड इंजीनियरिंग में काफी सुधार किया, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लगातार वो काम हो रहा है। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट। हमने नया मोटर सेफ्टी या मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स बढ़ाए, काफी कुछ बातें की, और इन्फोर्समेंट इसमें आया है। फिर है इमरजेंसी, तो अनेक जगह पर हम अभी एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस करके भी हम लोग हमारे 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं, उसमें हेलीपोर्ट बना रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट हुआ तो उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन। हमारी समस्या ये है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। लाइसेंस बड़ी जल्दी मिल जाता है। नहीं, लाइसेंस में अभी काफी हमने ये कर दिया, अभी वो नहीं रहा। अब लाइसेंस में आपको परीक्षा देनी पड़ती है, काफी बातों को कर, अभी कोई इतना घर में बैठकर लाइसेंस नहीं मिल सकता, और मैं उसको और कठिन कर रहा हूं ताकि लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन भी देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, 2 व्हीलर पे जाते तो हेलमेट पहनना चाहिए, दारू पीकर व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य यह है कि लोग इसके बारे में डरते भी नहीं और कानून को भी सम्मान भी नहीं। अभी मैं फॉरेन में था, तो अगर हम रोड क्रॉस करें तो गाड़ियां रुक जाती थी। तो ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ माइंड सेटअप को बदलने की बात है। वी आर नंबर 1 इन द रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड, डेथ में। देखो, कोविड में, दंगों में, लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, उतने अभी 1,80,000 लोग मर रहे हैं, और नए नए यंग लड़के 18 से 34, 35, 65% है। ये हमारे घर के किसी के घर की बेटी है, बेटा है, और इसमें लोग अभी भी बेफिक्र हैं। तो लोगों को बदलने के लिए, माइंड सेटअप को बदलने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए आपके मीडिया का भी हमको सहयोग चाहिए। अच्छा गडकरी साहब, जब भी आप मंच पर होते हैं, एक इंडस्ट्री जिसकी धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है वो है ऑटो इंडस्ट्री, क्योंकि ईवी पर आपका काफी पुश रहा है, लेकिन आप दो टूक बात बोलते हैं, विभाग बात बोलते हैं। आपने कई बार कहा है कि जो फॉसिल फ्यूल बनाने वाली गाड़ियां, उनका तो बैंड बजाना चाहिए। तो अभी जो रिसेंटली एक पॉलिसी आई है जो दिल्ली सरकार की, ईवी पॉलिसी, उससे आप सहमत हैं? आपको लगता है कि सीएनजी और ईवीज एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आप इसमें क्या है थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप पेट्रोल के गाड़ी पर 30,000 रुपए महीना खर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पर 3,000 रुपए कॉस्ट सेविंग है, पोल्यूशन शून्य है। अब दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि ऐसा एक रिपोर्ट आया है कि दिल्ली वाले लोगों का जीवन 10 साल से कम हो रहा है। तो परली जलाते थे, अभी मैं पीछे पढ़ कर अभी हमने परली के 185 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है, जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। और पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डाला है, जिसके पीछे मैं लगातार रहता था। वो 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और बायो एविएशन फ्यूल, 150 टन बायो बिटुमिन, और ये
और बायो एविएशन फ्यूल बना रहा है। तो ये बायो एविएशन फ्यूल से हमने स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली लाया था। अभी टाटा का विस्तारा का भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो ये किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं, अब बिटुमिन दाता और उसके बाद हवाई ईंधन दाता बनेगा। तो किसानों के लिए फायदा होगा। दूसरी बात, इससे पोल्यूशन कम होगा। अभी मेरे पास 100% इथेनॉल तैयार होता है कॉर्न से, ब्रोकन राइस से, बायोमास से, परली से, बाम्बू से। और उस इथेनॉल से अभी मेरे पास इनोवा गाड़ी है। वो गाड़ी 60 उसमें इथेनॉल का रेट जो डालते हैं पूरा 100% इथेनॉल और पेट्रोल 120 रुपए लीटर, इथेनॉल 60 रुपए लीटर। और वो गाड़ी में 60% इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। तो उसका एवरेज रेट अगर इथेनॉल पर चलाएंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल उतना एवरेज मिलेगा। तो अब इसमें ग्राहकों का भी फायदा और पोल्यूशन जीरो है। बट सर, तो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, तो ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। और आने वाले समय में 25 लाख करोड़ देश के बाहर जाएंगे। और उसके बदले में अगर ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो हमारा किसान समृद्ध संपन्न बनेगा, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी समृद्ध संपन्न बनेगी, लोगों को रोजगार होगा और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट 40% होती है। अगर 1 करोड़ की बस है तो 40 लाख रुपए बैटरी को लगते हैं। तो उस समय पहली बार शुरुआत हुई तो $150 पर आवर पर किलोवाट कीमत थी। अब वो $115 पर किलोवाट पर आवर आई। और मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर वो $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी। तो पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कॉस्ट सेम होगी। तो मुझे बताइए कि कॉस्ट सेम होने के बाद इधर 30,000 रुपए का पेट्रोल और 3,000 रुपए की बिजली और पोल्यूशन जीरो, तो विन विन सिचुएशन में सबका फायदा होगा। तो धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल को छोड़िए, बायो फ्यूल को अपनाइए, प्रदूषण को हटाइए और आपकी जान बचाइए।